शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 618 डे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हो गए कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर निमिषी सिसोदिया मैम का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर निमिषी सिसोदिया मैम MD साइकेट्रिक। आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी रेमेडी मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर। आज के हमारे मुख्य अतिथि को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर निमिषा सिसोदिया और मैं अभी MD होम्योपैथिक साइकेट्री की स्टूडेंट हूँ और मैं जयपुर से हूँ। जयपुर के स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैं अपनी MD कर रही हूँ और मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। और मेरा डिजर्टेशन भी अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स पे ही बेस्ड था और जिसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। आज हम सब मिलके, मेरे को सबसे उम्मीद है कि हम सब एक दूसरे से कुछ सीख पाएंगे। And thank you, IFPH, for providing me this opportunity to let me present something here. Thank you, निशान जी। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है बस। क्या हम शुरू करें? जी जी जी। जी, ओके। तो आज की इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है शराब संबंधित विकार के पदार्थ व उनके उपयोग के प्रबंधन में होम्योपैथिक उपचार की कार्य प्रणाली को समझना, मतलब उनकी मोडस ऑपरेंडी को समझना। किस तरीके से अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स जो होते हैं और उनके मैनेजमेंट में जो रेमेडीज होम्योपैथिक हम यूज करते हैं, बेहद सारी रेमेडीज हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कुछ के बारे में, सबके बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी है। तो हम जिनके भी बारे में बात करने वाले हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो शरीर के अंदर जब जाती हैं तो किस तरह से काम करती हैं, माइक्रो लेवल पे कैसे काम करती हैं। और आई थिंक एज अ डॉक्टर, एज अ होम्योपैथ स्पेसिफिकली, हमारे पास बहुत कम रिसर्च है और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर जब हमसे कोई एक सवाल पूछता है कि आपकी होम्योपैथिक दवाई काम कैसे करती है, तो हम थोड़ा अटक जाते हैं। तो इसलिए ये समझना थोड़ा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अह मैं अपने गाइड का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर चंद्रभान शर्मा सर। सर इज PhD स्कॉलर, एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर में। उन्होंने ही मेरे को गाइड किया है आज यहाँ प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं क्लियर आउट कर देती हूँ कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स होते ही क्या हैं, क्योंकि सबसे पहले जिसकी हम बात करें उनको समझना जरूरी है। देन अलग अलग शराब पीने के लिए अलग अलग क्या क्या मोटिवेशन होते हैं किसी भी ह्यूमन के पास, उनको समझना ही बहुत जरूरी है। तीसरा है अल्कोहल का CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स की कॉमन रेमेडीज क्या क्या हैं, नक्स वोमिका का मोडस ऑपरेंडी, अदर होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक एकोनाइट, आर्सेनिक, जेलसीमियम, फॉस्फोरस, पाल्सेटिला, सल्फर। और इन सब मेडिकेशन का हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे या फिर ब्लड फ्लो वेरिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ओपियम मेडिसिन की क्या मोडस ऑपरेंडी रहती है, रूटा और फॉस्फोरस की क्या मोडस ऑपरेंडी रहती है, लाइकोपोडियम। और इन सारी होम्योपैथिक ड्रग्स का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है बॉडी पे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स हैं क्या। DSM के बारे में आप सबने सुना होगा, DSM-5, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसीजेस। तो ये किताब है जिसके अनुसार अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल का उपयोग एक ऐसा समस्याजनक पैटर्न माना जाता है जो कि महत्वपूर्ण हानि या तनाव पैदा करता है इंसान के शरीर पे, उसके
बायोलॉजी पे, उसकी साइकोलॉजी पे और उसके सोशल एनवायरनमेंट पे। तो इसका क्राइटेरिया इस तरीके से होता है कि पिछले 12 महीनों में कम से कम अ, इसमें से कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि जितना सोचा था उससे ज्यादा है लंबे समय तक शराब पीना किसी इंसान का, शराब कम करने पर या निरंतर नियंत्रण करने पे कोशिश में असफलता होना, अल्कोहल खरीदने, प्राप्त करने या उससे उभरने में बहुत समय लगना, अल्कोहल की बहुत ज्यादा तलब महसूस होना, अल्कोहल के कारण काम, स्कूल या घर पे ठीक से नहीं मैनेज हो पाना, काम का, सामाजिक समस्याओं के बावजूद भी पीना नहीं छोड़ पाता है इंसान, जरूरी अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको छोड़कर इंसान का शराब पीने का मन करते रहना, खतरनाक परिस्थितियों में भी शराब पीना, स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद शराब का उपयोग करना, टॉलरेंस डेवलप हो जाना किसी इंसान का अल्कोहल के रिगार्डिंग, और विड्रॉल सिम्टम्स का अनुभव होना। इसके अलावा इसकी 3 सिवियरिटी की क्राइटेरियाज होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड इज 2 to 3 symptoms, moderate is 4 to 5 symptoms and severe is 6 and more symptoms। सेम एक और किताब है इसी तरीके से, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस 10th एडिशन, उसके अनुसार ये कहती है किताब की अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के मानसिक और व्यवहारिक विकार अ, के बारे में बताया गया है। तो उसमें कहा गया है हार्मफुल यूज, ऐसा अल्कोहल उपयोग जो कि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए लेकिन निर्भरता ना हो। दूसरा होता है डिपेंडेंस, इसमें शराब की जबरदस्त तलब हो जाना, ये कहता है। मैं स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 27.3% पुरुष महिलाओं की तुलना में, जो कि 1.6% है, ज्यादा शराब का कंजम्पशन करते हैं, जिसमें कि 10 से लेके 75 ईयर्स 75 साल के बीच में 14.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अल्कोहल यूज करती है। अल्कोहल मिसयूज या इसके गलत अ, प्रभावों के चक्कर में मौत तक हो सकती है। और ये स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में जान जाने का सबसे तीसरा लीडिंग कॉज अल्कोहल ही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंसान शराब क्यों पीता है ना। तो मोटिवेशन ऑफ ड्रिंकिंग की अगर हम बात करें तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला, अल्कोहल की एक्सपेक्टेशन, शराब पीने की उम्मीदें, जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर जिसमें कि बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो भी होते हैं, पर्सनालिटी इंसान की क्या है, सोशल और कल्चरल इफेक्ट्स। दूसरा होता है करंट फैक्टर्स, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इंसान की जिंदगी के, और अल्कोहल कितना अवेलेबल है उसके लिए, कितना इजीली उसको प्राप्त हो पा रहा है किसी भी दुकान से या उसके दोस्तों के थ्रू या उसकी फैमिली में चल रहा है, या जिस एरिया में वो रह रहा है वहां पे कितना इजीली। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी ड्राई स्टेट्स हैं 2-3, वहां पे अल्कोहल नहीं मिलता है, लेकिन बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आजकल घर पे भी अल्कोहल डिलीवर हो जाता है ना। तीसरा होता है कॉग्निटिव इफेक्ट्स, मतलब आपके विचारें, किसी भी इंसान के विचार, उसकी यादें और उसका परसेप्शन शराब को लेके। दूसरा होता है जो कि अल्कोहल की उम्मीद बढ़ाता है, वो है कि शराब पीने से क्या उम्मीद है इंसान को। तो लोग सोचते हैं 2 चीजें होती हैं, एक तो पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ेंगी, दूसरा होता है कि नेगेटिव फीलिंग्स कम हो जाएंगी। तीसरा होता है इनके इफेक्ट्स के सोर्स, इंटरनल रीजंस, अंदरूनी कारण, जैसे कि खुद को बेहतर महसूस करना, और दूसरा होता है बाहरी कारण, जैसे कि दूसरों के साथ घुलना मिलना इजी हो जाता है लोगों का शराब पीने के बाद, उनको ऐसा लगता है। चौथा होता है ड्रिंकिंग मोटिव्स, शराब पीने का मकसद क्या है। फर्स्ट इज एनहांसमेंट, खुद को अच्छा महसूस होना। दूसरा होता है दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए। तीसरा होता है कोपिंग के लिए, बुरी भावनाओं से अपने मन को बचाने के लिए, बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म। चौथा होता है किसी के दबाव में आकर पीना, बहुत सारे लोग इस दबाव में आके पी लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त बोल रहे हैं पीने के लिए, या फिर वो किसी एक ग्रुप में फिट होना चाहते हैं, वो उनको ठीक महसूस होता है कि हाँ मैंने शराब पी ली, मेरे इनहिबिशंस कम हो गए हैं, तो मैं इजीली घुल मिल सकता हूँ। जिसके चक्कर में अब इन 4 चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो इन सब कारणों के चक्कर में का नतीजा ये होता है कि अल्कोहल का इस्तेमाल किसी के भी जीवन में बढ़ने लगता है। ये स्लाइड आपको ऑल इन ऑल यही दिखाती है कि लोग कैसे शराब पीने का चुनाव करते हैं, और इसके व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं और सामाजिक कारण की में क्या मुख्य भूमिका निभाता है अल्कोहल। ठीक है।
अब अपन बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम पे अल्कोहल का क्या प्रभाव होता है और कैसे ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है। तो देखिए, सबसे पहले ये होता है कि ब्रेन में जो डोपामाइन रिलीज होता है और एडिक्शन कैसे होता है। अल्कोहल ब्रेन के वेंट्रल वीटीए एरिया में, विच इज वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, डोपामिन का रिलीज बढ़ा देता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रिवॉर्ड सिस्टम बेसिकली से जुड़ा होता है। तो पीपल फील गुड, दे फील रिवॉर्डेड। वीटीए ब्रेन के जो मीजोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम का हिस्सा होता है, उसमें मोटिवेशन और रिवॉर्ड बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब अल्कोहल पिया जाता है तो डोपामिन न्यूक्लियस, जो एनएसी होता है, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें रिलीज होता है, और जिससे अल्कोहल पीने की आदत और अल्कोहल की तरफ आकर्षण किसी इंसान का बढ़ने लगता है दर बदर। बार बार अल्कोहल पीने से इन एरियाज में परमानेंट चेंजेस से आने लगते हैं जो कि एडिक्शन बढ़ा देते हैं किसी इंसान का। नेक्स्ट इज बाकी और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उन पे क्या इसका इफेक्ट होता है। तो अल्कोहल पीने से सीधे डोपामिन रिसेप्टर्स सिर्फ टारगेट नहीं करता, लेकिन ग्लूटामेट, गाबा, सेरोटोनिन विच इज 5-HT, और एंडोर्फिन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ भी इंटरैक्ट करता है इनडायरेक्टली। ठीक है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी इनिबिटर होता है और गाबा इनिबिटरी मैकेनिज्म को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है। और अगर इसका क्रॉनिक हम यूज की बात करें अल्कोहल की, तो लंबे समय तक अल्कोहल पीने के बाद जो एनडीएमए ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे न्यूरॉन्स अधिक एक्साइटेबल हो जाते हैं, ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इस कांस्टेंट बदलाव से व्यक्ति अल्कोहल से जुड़े संकेतों पे अधिक प्रतिक्रिया देता है, जिसकी वजह से एडिक्शन बढ़ जाता है। देन अल्कोहल विड्रॉल की अगर हम बात करें, तो अल्कोहल छोड़ने पे जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं और जो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, इनके बीच में ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, असंतुलन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी जिसकी वजह से विड्रॉल लक्षण जैसे कि घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, हाथ कपकपाने लगना, स्लर्ड स्पीच हो जाना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ये असंतुलन कुछ समय तक रह सकता है, एक लंबे समय तक भी रह सकता है, और इसी के चलते पेशेंट बहुत जल्दी रिलैप्स भी होते हैं, विच मीन्स कि पेशेंट बहुत जल्दी फिर से अल्कोहल पीने की कोशिश भी करते रहते हैं। नाउ अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म पे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक फिगर दिया हुआ है। इसमें लिवर के अंदर जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं उनका ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है सर्कुलेशन के बाद, फिर वो जो ब्रेन है वो पिट्यूटरी एक्सिस से हार्मोन्स रिलीज करता है। तो जो वेरियस ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड इज बेसिकली, ये थोड़ा सा हानिकारक मेटाबोलाइट्स बनाता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को नुकसान पहुंचाता है। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल परमिएबिलिटी। हम बोलते हैं इसकी परमेबिलिटी बढ़ाकर न्यूरो इन्फ्लामेशन कर देता है। ये है तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही, लेकिन इन्फ्लामेशन तो हुई ना। अब इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और न्यूरल डैमेज होना शुरू होता है। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है, जिसको हम आरओएस बोलते हैं, उनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचने लगता है। वो डाई सेल स्टार्ट डाइंग। तो लंबे समय तक इफ एनीबॉडी इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, ज्यादा शराब पी रहा है, तो आरओएस की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज की, जिसकी वजह से ब्रेन बैरियर में और न्यूरल जो डैमेज है और उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अगर हम न्यूरो डाइवर्जेंट बीमारियों की बात करें, तो ब्लड ब्रेन बैरियर टाइट जंक्शंस में, जो ये एस्ट्रोसाइट्स लिखा हुआ है ना, इसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इसमें ना गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है और टॉक्सिक पदार्थ ब्रेन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है एंडोथेलियल सेल्स का, ये वीक हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेन एडिमा हो गया, सूजन हो गई, न्यूरो डीजनरेशन जैसे कि वर्निकेस एनसाइक्लोपैथी हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, ये सारी बीमारियां भी हो सकती हैं क्रॉनिक एक्सपोजर के बाद। इसके अलावा स्वेलिंग या फिर सूजन और सिग्नलिंग पे क्या असर पड़ता है, हम बात करें तो अल्कोहल में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स होते हैं, जैसे कि टीएनएफ अल्फा,
और इंटरल्यूकिन 6, IL-6 जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें रिलीज होना शुरू होती हैं जो कि न्यूरॉन्स को डैमेज करती हैं। और इसकी वजह से इंसान के कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है, ये कमजोर हो जाती है इवेंचुअली। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, अल्कोहल वही सारा दिया हुआ है। अल्कोहल ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके बैलेंस को गड़बड़ा देता है, और एडिक्शन या फिर न्यूरो इन्फ्लेमेशन और ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे जैसे कमजोर होता है और न्यूरोलॉजिकल डिफेंसेस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ये देखने को मिलेगा। लंबे समय तक अल्कोहल उपयोग के क्रॉनिक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। अब ना हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे कि H2O2, एल्डिहाइड्स, HOCl, ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि सेल डैमेज करते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन करते हैं। ये कुछ रेमेडीज हैं, हालांकि और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये बेसिक रेमेडीज हैं। तो एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म नाम की एक किताब लिखी गई। जॉन पेरे नाम था होम्योपैथ जो थे उनका, और उन्होंने ये कुछ मेडिसिन ना लिस्ट की हैं। इसमें प्रोफाइलेक्टिक रेमेडीज हैं, कुछ कॉमन रेमेडीज हैं, और कुछ मदर टिंचर्स हैं। तो उन्होंने ये बोला कि 1 से लेकर 14 तक जो मेडिसिन हैं, ये सारी वो मेडिसिन हैं कि इनको हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस फॉर एग्जाम्पल किसी शराब मतलब अल्कोहल यूज डिसऑर्डर सपोज किसी को है, लेकिन उसके बच्चों को अगर वो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देना चाहता है, तो हम इंडिविजुअलाइजेशन देख के इन 14 मेडिसिन को एक टाइम्स में सेट करके, उन्होंने अपनी बुक में बहुत विस्तार से इनका वर्णन दिया है, इन मेडिसिन को यूज करके एज अ प्रोफाइलेक्टिक रेमेडी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्ट, मतलब मेरे को पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी समझने के लिए। बाकी इसके अलावा ये जो मदर टिंचर्स हैं बहुत कॉमनली यूज की जाते हैं अल्कोहल एडिक्शन के लिए। बाकी इंडिविजुअलाइजेशन करके उसके हिसाब से मेडिसिन और थेरेप्यूटिक बेसिस पे भी मेडिसिन यूज की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन की एक मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है। ये एक जनरल, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमैन जिसको हम सब पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी एक विकृत इंसान जिसको परेशानी है उसको दी गई, तो ये सबसे पहले जो वाइटल फोर्स है जो कि डैमेज हो गई थी, डीरेंज हो गई थी, उस पे काम करती है। ठीक है। जो कि सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स जो होती है उस पे एक्ट करती है। फिर एक स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ताकतवर, सिमिलर, मिली जुली मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस होती है, जो कि प्राइमरी एक्शन है मेडिसिन का। उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्गर, सिमिलर मेडिसिनल डिसीज बनाई थी हमारी मेडिसिन ने, ये वीकर सिमिलर नेचुरल डिसीज को कम कर देती है, उसको खत्म कर देती है। नाउ वाइटल फोर्स जो होती है, ये केवल मेडिसिन की वजह से ही थोड़ी सी डिसीज बची है, डिरेंज्ड बची है, तो ये अपने आप दो तरीकों से खत्म होती है। एक तो क्योंकि हमारी डोज बहुत माइन्यूट नेचर में होती है, बहुत कम डोजेस दी जाती हैं, तो वो अपने आप वेन ऑफ होती है। दूसरा, हर मेडिसिनल एजेंट का, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, उतने ही टाइम के लिए वो एक्ट करेगी, उसके बाद वो नहीं करेगी। फर्स्ट ये। और सेकेंड होता है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। अब जैसे दो चीजें ये हुई, अब वाइटल फोर्स फ्री हो गई मेडिसिनल फोर्स से, और उसके बाद बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेस, वाइटल फोर्स अपने आप का काम फिर से चालू करने लगती है, और जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो एक इंसान है, जो एक व्यक्ति है, उसके जीवन प्रणाली जैसे चल रही है वैसे ही रिस्टोर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि नक्स वोमिका क्या करती है। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत रिसर्च हुई है नक्स वोमिका पे। तो ये एक रिसर्च था जिसमें कि ना उन्होंने देखा कि सबसे पहले राइटिंग रिफ्लेक्स से समझते हैं। राइटिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, मतलब अस्वेच्छित हरकतें जो कि किसी भी जीव को अपनी स्थिति संतुलित करने या फिर सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं, भले ही वह अपनी जगह से हटा दिया जाए। ये रिफ्लेक्स बैलेंस, पोस्चर और संतुलन के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये माइस पे हुआ, मेल एल्बिनो माइस पे हुआ, और इनको ना नक्स वोमिका 30C पोटेंसी में दी गई। अब तरीका क्या इस्तेमाल किया गया? तरीका ये इस्तेमाल किया गया कि नक्स वोमिका को स्टेराइल डिस्टिल वाटर में 0.5 ml को मिलाया गया 2 ml पानी में,
और मुंह के जरिए ओरली उन चूहों को दिया गया। कंट्रोल ग्रुप के लिए सिर्फ खाली इथेनॉल सोल्यूशन दिया गया था। एक कंट्रोल ग्रुप था और एक जिसको मेडिसिन जा रही थी वो अलग ग्रुप था। अब नक्स वोमिका तैयार कैसे की गई? नक्स वोमिका के बीजों को बीजों से इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट किया गया। इसको 90% इथेनॉल में 1:100 की मात्रा रेशियो में मिलाया गया और 30 बार सकशन किया 30 सेकेंड्स के लिए। और इसकी स्पीड रखी गई 20 किलोहर्ट्ज पर, जिससे कि नक्स वोमिका 30 बनाया गया। 6 घंटे बाद चूहों को 25% इथेनॉल, जो कि 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्ट किया गया। चूहों के सोने की अवधि या फिर जगह खोने से लेकर सही प्रोविजन में लौटने तक, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड की गई। अब 4 सेशंस में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए गए। एक था कंट्रोल सोल्यूशन, एक था ओरल नक्स वोमिका, तीसरा था कंट्रोल सोल्यूशन, और एक था इंजेक्टेड नक्स वोमिका। ये चार उसमें दिया गया। अब जब इनके रिजल्ट्स देखे गए तो इसमें उन्होंने देखा कि सबसे कम टाइम जो था वो ओरली जो नक्स वोमिका दी गई थी उसके साथ देखा गया राइटिंग रिस्टोर होने में। तो सबसे कम स्लीप टाइम ओरल नक्स वोमिका के साथ देखा गया और बाकी ट्रीटमेंट में ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। ठीक है, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे नक्स वोमिका 30 को डिस्टिल्ड वाटर और इथेनॉल के अकॉर्डिंग तैयार किया। देन 90% ऑफ इथेनॉल के साथ जो नक्स वोमिका प्रिपेयर की थी, इन दोनों को साथ में रैट्स के साथ टेस्ट किया। इसके रिजल्ट में देखा गया कि ओरली जो नक्स वोमिका दी गई थी उसने अल्कोहल इंड्यूस्ड स्लीप टाइम को बहुत कम कर दिया। इसका कारण मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया कि ड्रग को जब ओरल म्यूकोसा के साथ उसने इंटरेक्ट किया तो उस पे जो ओरल रिसेप्टर्स जो हमारे मुंह में चूहों के मुंह में जो प्रेजेंट थे, वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट हो गए। पहले की भी जो रिसर्चेस हुई थी उसमें ये देखा गया था कि नक्स वोमिका के जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अल्कोहल की खपत को कम किया था। और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अगर हम अल्कोहल नक्स वोमिका का म्यूकस रिसेप्टर्स पर प्रभाव अगर हम देखें तो नक्स वोमिका में मौजूद इथेनॉल और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिसेप्टर्स, जो कि खासकर फ्री नर्व एंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग्स कई प्रकार के सिग्नल्स जनरेट करती हैं। जब नक्स वोमिका को 90% इथेनॉल के साथ तैयार किया गया तो इसकी प्रभावशीलता या फिर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिला। जब अल्कोहल और पानी का मिक्सचर के साथ देखा गया तो इथेनॉल और पानी में बाइनरी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाया गया, जहां पे मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए थे। ठीक है, नक्स वोमिका के इस मिक्सचर को जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच इंजेक्शन के बीच इंटरेक्शन होता है, जिससे ये जो मिक्सचर है इसकी संरचना बदल जाती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब सॉल्यूट ड्रग पार्टिकल्स उस पोटेंसी में डाइल्यूट होते हैं तो जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जो कि इथेनॉल और पानी था, ये सॉल्यूट की संरचना संरचना को याद रखता है, मतलब मेमोरी रहती है, प्लस अपने मॉलिक्यूल्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करता है। अगर इथेनॉल का प्रोटीन पे हम इफेक्ट की बात करें तो इथेनॉल प्रोटीन की जो संरचना होती है उसको बंधित करता है और पानी के मॉलिक्यूल्स की जगह ले लेता है। इसके वजह से प्रोटीन का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। इस रिसर्च में ये देखा गया कि इथेनॉल मेम्ब्रेन जो होती है उसके सतह पर जो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है और मॉलिक्यूल्स और पानी का जो इंटरेक्शन होता है उनकी बॉन्डिंग साइट्स के साथ में चेंज देखा गया। मतलब क्या हुआ कि नक्स वोमिका ड्रग जब दी गई तो इससे 90% इथेनॉल के साथ अ, जब तैयार किया गया तो अल्कोहल का प्रभाव कम करने में और ब्रेन रिसेप्टर्स को प्रभावित करने में ये बहुत ज्यादा असरदार पाई गई। यह रिसर्च होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन की इम्पोर्टेंस को या फिर उसकी अ, अहमियत को भी दर्शाती है। आप ये इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नक्स वोमिका ओरली दी गई थी उसका इफेक्ट वो सबसे कम है। तो जो स्लीप टाइम था वो रिड्यूस हुआ था 44%, और इसका जो पी वैल्यू है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट था, विच इज सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि 0.01% से कम था। अब हम बात करेंगे कि
एकोनाइट नेपेलस, आर्सेनिक, जेलसीमियम, फॉस्फोरस पल्सेटिला एंड सल्फर का हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे और ब्लड रेट वेरिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट रहता है। तो ये जो एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी हुई थी, इसमें 77 हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर होम्योपैथिक मेडिसिन के इफेक्ट को देखा गया। तो और उनके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और ब्लड फ्लो वेरिएबिलिटी को मेजर किया गया। मेडिकल एनालाइजर एक सिस्टम यूज किया गया जिसमें कि रेमेडीज ये जितनी भी सारी हैं उन सबके इफेक्ट्स को रिकॉर्ड किया गया और इनको प्लेसिबो के कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर किया गया। तो जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी थी और जो ब्लड फ्लो वेरिएबिलिटी थी, इनके रिस्पॉन्सेज को लो, मीडियम और हाई, इन तीन फ्रीक्वेंसी पीक्स के हिसाब से एनालाइज किया गया था। सिग्निफिकेंट चेंजेस को 100% इंक्रीज या 50% डिक्रीज के रूप में डिफाइन किया गया, जिसमें कि देखा गया कि एकोनाइट 30C ने एचआरवी को सिग्निफिकेंट तरीके से अफेक्ट किया, ये देख सकते हैं आप। और जो एकोनाइट नेपेलस, सॉरी, जेलसीमियम 200C और पल्सेटिला 200C और सल्फर ने 62.5% हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे रिस्पॉन्स दिया। और जो कि प्लेसिबो ग्रुप का अगर हम कंपेयर करें तो उसके परसेंटेज में 16% से काफी ज्यादा था। जेलसीमियम 1M और फॉस्फोरस 1M और सल्फर 1M का भी ब्लड फ्लो वेरिएबिलिटी पर सिमिलर ऑलमोस्ट इफेक्ट था, ये देखिए। प्लेसिबो का इफेक्ट बहुत मिनिमल देखा गया, बहुत मिनिमल रिकॉर्ड किया गया, जो ये दिखाता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत पर्टिकुलरली डिस्टिंक्ट, बहुत पर्टिकुलरली देखे जाने वाले रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। ये स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि होम्योपैथिक रेमेडीज को हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और इनकी जो लोअर पोटेंसीज हैं, अगर इनको हम इस्तेमाल करें और ब्लड फ्लो वेरिएबिलिटी अगर हमको कम करनी है, तो उनकी हायर पोटेंसीज को अगर हम इस्तेमाल करें तो इनका बहुत अच्छा ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओपियम मेडिसिन की मोडस ऑपरेंडी पे। हम सब जानते हैं ओपियम एक बहुत मॉडर्न मेडिसिन भी है और होम्योपैथी, दोनों में इसका बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, लेकिन दोनों में अप्रोचेस बहुत अलग अलग होती हैं। मॉडर्न मेडिसिन में ओपियम एक एल्कोलॉइड के रूप में यूज किया जाता है और जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस स्टडी में अलग अलग होम्योपैथिक डाइल्यूशंस ओपियम के चूहों के ऊपर ही उनके सीएनएस पे क्या इफेक्ट किया, ये टेस्ट किया गया। और पेंटोजाइन जो एक कॉमन पेन किलर ड्रग है, उसके कंपैरिजन में इसको यूज किया गया। इस स्टडी में देखते हैं तो 40 चूहों को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ताकि ओपियम डाइल्यूशन जो कि थे 6C, 30C, 200C, 1MC और 0/1 LM पोटेंसी, इनके इफेक्ट्स को देखने के लिए इनको ग्रुप में डिवाइड किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप भी रखा, जिसमें जो कि पेंटोजोसिन ग्रुप था। इसके इफेक्ट को मेजर करने के लिए इन्होंने 3 मेथड्स यूज किए। एक था एक्टोफोटोमीटर जो कि माइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए था, एक एनाल्जेसिकोमीटर जो कि पेन रिस्पॉन्स को की असेसमेंट के लिए था, और तीसरा था स्ट्रॉप टेस्ट जो कि ओपियोइड्स के इफेक्ट को टेस्ट करता था। रिजल्ट्स में ये देखा गया कि होम्योपैथिक डाइल्यूशंस का इफेक्ट जो है वो मॉडर्न ओपियम जितना नहीं था, लेकिन 30C, 200C में डाइल्यूशंस में जब सीएनएस पे बहुत ज्यादा इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देखा गया, जो कि ये सजेस्ट करता है कि अल्कोहल से होने वाली सीएनएस डिप्रेशन को काउंटर एक्ट करने के लिए ओपियम एक बहुत वैल्यूएबल मेडिसिन है, जिसको हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लोकोमोटर एक्टिविटी पे अगर हम बात करें तो चूहों को एक चेम्बर में बंद रखा गया, जहाँ के सेंसर्स उनके मूवमेंट को 10 मिनट तक रिकॉर्ड कर दी थी, ड्रग देने से पहले और ड्रग देने के बाद में मूवमेंट में चेंजेस देखे गए। ठीक है। दूसरा था कि हॉट प्लेट मेथड। इस हॉट प्लेट मेथड में चूहों को 55 डिग्री सेल्सियस के लिए हॉट प्लेट पे रखा गया, 55 डिग्री सेल्सियस की, और उनका रिस्पॉन्स मेजर किया गया, जैसे कि चूहों का अपने पंजों को लिक करना ठंडा करने के लिए, या फिर जंप करना क्योंकि उनको गर्म लग रहा था। ये रिस्पॉन्स ड्रग देने के बाद 30, 60 और 120 मिनट्स के इंटरवल पर रिकॉर्ड किया गया, जब 30 सेकेंड्स तक लिमिटेड था, ताकि इन 30 सेकेंड्स के लिए ही एक बार में वो इम्पल्स दिया जाता था ताकि उनको कोई इंजरी ना हो। स्ट्रॉप टेस्ट में देखा गया, कैसे किया गया कि माइस को ड्रग इंजेक्ट की और उनको 30 मिनट्स तक उनके रिएक्शंस ऑब्जर्व किए गए।
जैसे कि अगर टेल शार्प एंगल पे उठी है, जैसे कि मतलब 45 डिग्री से ऊपर अगर उनकी टेल उठी है, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट माना गया। ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स मॉडर्न मेडिसिन में, जैसे कि मॉर्फिन, ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करने वाले पेन रिलीविंग मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। यह सेम कफ में, फीवर में और स्पैज्म जैसी कंडीशंस में भी ओपियोइड्स को यूज किया जाता है। होम्योपैथी में ओपियम को हम कोमा के लिए, एक्सट्रीम स्लीपीनेस के लिए, बहुत ज्यादा नींद आने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, या कुछ कोलिक्स जैसे कि पेट के दर्द के लिए, उनके लिए यूज करते हैं। दोनों सिम्टम्स में ओपियम को पॉपी सीड्स के से एक्सट्रैक्ट करके ही यूज किया जाता है, लेकिन प्रिपरेशंस और इफेक्ट्स काफी अलग अलग सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है। हाईएस्ट डाइल्यूशंस में जो ओपियम जैसे कि 30 सी और 200 सी था, उसमें थोड़ा सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन इनका दिखाई दिया गया, लेकिन जो 6 सी था और अल्कोहल से कम था। होम्योपैथी में जैसे कि डाइल्यूशंस बढ़ाया जाता है, वैसे पोटेंसी भी बढ़ती है, जो कि हमारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। कि अगर हम इसको देखें तो ये कहता है कि होम्योपैथिक ड्रग्स में अल्कोहल का यूज भी मूवमेंट को कम करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो 30 सी और 200 डाइल्यूशंस में सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है, वो दिखाई दिया, जो कि ये सजेस्ट करता है कि सीएनएस डिप्रेशन को रिवर्स करने में हम ओपियम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, खास करके जब डिप्रेशन अल्कोहल की वजह से हुआ हो। यह होम्योपैथिक प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है कि बहुत छोटे डोजेस भी किसी एक मेडिसिन के बड़े डोजेस के इफेक्ट्स या उनके ऑपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी की, रूटा और फास्फोरस मेडिसिन की। नाउ ये स्टडी ये दर्शाती है कि होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के इफेक्ट्स को इवैल्यूएट कैसे करना है, और इनका हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा, मतलब लिवर सेल्स के कार्सिनोमा पे इसका क्या इफेक्ट था, जो कि एनडीईए विच इज एन नाइट्रो डाई इथाइलिन के थ्रू रैट्स में इंड्यूस किया गया था, और सार्कोमा जो कि 3 मिथाइल मिथाइलोकोरेंजिन विच इज 3 MC से माइस में बनाए गए थे। होम्योपैथिक रेमेडीज जैसे कि रूटा 200 सी, हाइड्रेसिस 200 सी, लाइकोपेडियम 200 सी और थुजा 200 सी को लाइव लिवर ट्यूमर फॉर्मेशन में कम करने के लिए और सार्कोमास के डेवलपमेंट को रोकने के लिए टेस्ट किया गया था। ये स्टडी में दो मॉडल्स थे, एक था एनडीए इंड्यूस्ड HCC विस्टर रैट्स में, और दूसरा था 3 MC इंड्यूस्ड सार्कोमा स्विस एल्बिनो माइस में। रैट्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। नॉर्मल कंट्रोल, एनडीए ट्रीटेड कंट्रोल, इथेनॉल व्हीकल कंट्रोल, और 4 ट्रीटमेंट ग्रुप्स जिन्होंने एनडीए के साथ रूटा, लाइकोपोडियम, हाइड्रेसिस और थूजा 200 सी दी गई थी। होम्योपैथिक रेमेडीज को ओरल रूप में 5 दिन, 1 हफ्ते में, और ये 20 हफ्तों तक उन चूहों को दिया गया। माइस को 3 ग्रुप्स में इवेंचुअली डिवाइड किया गया, जिसमें कि एक था कंट्रोल ग्रुप विच इज 3 MC ग्रुप, दूसरा था रूटा 200 सी प्लस 3 MC, और तीसरा था फॉस्फोरस 1M प्लस 3 MC। दोनों रेमेडीज को सार्कोमा के होने के बाद, सार्कोमास के इंडक्शन के बाद दिया गया था। मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के बाद ये चीज देखी गई कि जो लाइव ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए, लाइव ट्यूमर डेवलपमेंट, सेकेंडली एंजाइम लेवल्स, और तीसरा टिश्यू लेवल चेंजेस जो थे वो एसेस किए गए। लिवर कैंसर मॉडल में रूटा 200 सी को जब रैट्स में देखा गया, तो उसने देखा कि ट्यूमर नोड्यूल्स और जो लिवर मॉर्फोलॉजी है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल थी, जबकि एनडीए कंट्रोल एनिमल्स में कई लिवर नोड्यूल्स थे। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स जैसे कि गामा जीटी, एएलपी, ट्रांसएमिनेसेस जैसे जीपीटी, जीओटी, और ये कंट्रोल एनिमल्स में काफी ज्यादा थे। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ने इन एंजाइम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया था, जिसमें कि रूटा 200 सी का इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रोनाउंस था इन सारे कंट्रोल ग्रुप्स में। हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस ने ये चीज भी कंफर्म की कि रूटा 100 200 सी ने इफेक्टिवली कार्सिनोमा कार्सिनोमेटस जो चेंजेस थे उनको प्रिवेंट किया, उनको रोका होने से। सार्कोमा मॉडल में 16th वीक पे सभी कंट्रोल माइस में जो था, सार्कोमास डेवलप हो गए थे 16 वीक तक, लेकिन सिर्फ
तीन 20 में से केवल 3 रूटा ट्रीटेड और 4 में से 20 फॉस्फोरस ट्रीटेड चूहों में ही ट्यूमर्स डेवलप हुए थे। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ 20 में से 3 और 20 में से 4, केवल इतने ही चूहों में ट्यूमर डेवलप हुए, बाकी में नहीं हुए। ट्रीटेड ग्रुप्स में सर्वाइवल रेट भी बहुत ज्यादा था, जिसमें कि 30 वीक्स के एंड तक 14, 20 में से 14 फॉस्फोरस ट्रीटेड और 20 में से 9 रूटा ट्रीटेड माइस जिंदा रहे, सरवाइव किए। इसका रिजल्ट हमें ये बताता है कि एनडीए ट्रीटेड रैट्स में, कंट्रोल एनिमल्स के लिवर्स में लिवर ट्यूमर नोड्यूल्स थे, जो कि रूटा 200C जब दी गई जिन चूहों को, उनमें कम थे और लिवर की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल थी, लेकिन केवल थोड़े बहुत नार्कोटिक मासेस थे उनमें। सीरम और लिवर एंजाइम्स मार्कर्स जैसे कि गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेस, दूसरा एल्कलाइन फॉस्फेटेज और ट्रांसएमिनेस, ये जो कंट्रोल एनिमल्स में सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा थे, ये एंजाइम लेवल्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिड्यूस हुए थे, जिसमें रूटा का सबसे ज्यादा इफेक्ट था। हिस्टोपैथोलॉजी ने भी कंफर्म किया कि रूटा ने लिवर में कार्सिनोमैटस जो चेंजेस थे उनको कम किया। ये देख सकते हैं आप, ये सारी जो स्टैट्स हैं वो हैं सबसे ज्यादा रूटा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमारी बहुत लोगों की फेवरेट लाइकोपोडियम क्लैवेटम का क्या कैसे काम करती है ये हमारे किसी भी शरीर के अंदर। तो इसको क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे ऑर्गन्स, इट्स अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी ऑफ कोर्स, तो डाइजेस्टिव इश्यूज, मस्कुलर क्रैम्प्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रोमैटिक कंडीशंस, इन सबको ट्रीट करने में बहुत मददगार होती है। सेम फोक मेडिसिन में भी इसके ना यूज को नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा देखा गया है, जैसे कि एपिलेप्सी में भी इसका यूज किया जाता है। होम्योपैथी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए इसका कम यूज किया गया है, लेकिन इस स्टडी में वही ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि जो लाइकोपोडियम क्लैवेटम है इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या रहता है। और ये स्टडी भी रैट्स के ऊपर ही हुई थी। इसके लिए जो चूहे चुने गए उनका वजन था 120 से 140 ग्राम, और उन्हें 30 दिन तक डेली अलग अलग पोटेंसीज की लाइकोपोडियम दी गई। 3x पोटेंसी में, 6s पोटेंसी में, 12x पोटेंसी में और 30C पोटेंसी में। जब इनका एनाल्जेसिक इफेक्ट देखा गया, वो अगेन हॉट प्लेट पर देखा गया, आइस प्लेट टेस्ट किया गया, और तीसरा था रेंडाल स्टिलेटो ऐसे। जब हॉट प्लेट टेस्ट किया गया, इसमें 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट देने के बाद जो चूहे थे उनको 3x पोटेंसी से ट्रीट किया गया था, जिन्होंने हीट इंड्यूस्ड पेन के रिस्पॉन्स टाइम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया गया, मतलब वो ज्यादा देर तक पेन को सहन कर पा रहे थे, जो कि एक एनाल्जेसिक इफेक्ट के प्रोनाउंस एनाल्जेसिक इफेक्ट को बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये इफेक्ट 30 दिन रहने के बाद अपने आप कम हो गया। दूसरा किया गया था आइस प्लेट टेस्ट। ठीक है, आइस प्लेट टेस्ट में इसी तरह जो कि चूहे थे उनको 3x पोटेंसी प्लस 6x पोटेंसी दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने 10th डे पर जब कोल्ड स्टिमुलाई दिया गया, तो उन्होंने देखा कि इसका डिलेड रिस्पॉन्स आया, लेकिन ये इफेक्ट 30th डे तक अगेन कम हो गया। तीसरा इन्होंने किया रेंडाल स्टिलेटो ऐसे। इसमें क्या किया कि 3x पोटेंसी से ट्रीट किया चूहों को, और उनको 10th डे पर मैकेनिकल स्ट्रेस और दिया गया, और उसके थ्रेशोल्ड को इन लोगों ने देखा कि उसमें इंक्रीज दिखाया गया, लेकिन ये इफेक्ट भी अगेन टाइम के साथ कम हो गया, जो कि अगेन हमें बताता है कि जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो अपने आप वीन ऑफ हो गया। बिहेवियरल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो रोटा रॉट टेस्ट होता है उसमें लाइकोपोडियम से ट्रीट किए गए चूहों को उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखा गया, खासकर कि 3x पोटेंसी पे, जो कि सीएनएस डिप्रेशन को इंडिकेट कराता है। ये मोटर इम्पेयरमेंट 30 डे तक रिवर्स होने लगा, जो कि एडेप्टेशन का इंडिकेशन हो सकता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि अगेन अल्कोहल इथेनॉल के साथ डाइल्यूटेड मेडिसिन है, तो इसकी वजह से एडेप्टेशन हो गया। दूसरा था ओपन फील्ड टेस्ट। इसमें लाइकोपोडियम ट्रीटमेंट से लोकोमोटर एक्टिविटी में जो रिडक्शन दिखाई थी, उसके सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट को और हाईलाइट करते हुए, जैसे कि रोटा रोट टेस्ट में था, ये इफेक्ट 30th डे तक अगेन डिमिनिश हो गया था। मैं कंक्लूड करने के लिए समझा देती हूँ कि इसका मतलब यह है कि लाइकोपोडियम क्लैवेटम ने सीएनएस पे एक सिग्निफिकेंट डिप्रेसेंट एक्टिविटी को शो किया, पेन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया, और जो मोटर कोऑर्डिनेशन थी चूहों की, उस एक्टिविटी को रिड्यूस किया। लेकिन इसका जो प्रोलॉन्ग्ड यूज था
इसकी प्रोलॉन्ग यूज मतलब ज्यादा दिन यूज करने के बाद इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, जो कि शायद सीएनएस डिसेंसिटाइजेशन की वजह से या मेटाबॉलिक अडेप्टेशन की वजह से या ड्रग क्लियरेंस की वजह से बढ़ने की वजह से हुआ। अगर मैं इन होम्योपैथिक ड्रग्स के फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करूं, तो ये एक ना हाइपोथेटिकल एक मॉडल मॉडल है, जिसमें कि एक पॉसिबल मैकेनिज्म और एक पाथवे को एक्सप्लेन किया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं। तो ये कहते हैं कि ये मॉडल कहता है कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन हमने जीभ पर डाली किसी के, तो ये नर्व एंडिंग्स से जाके इंटरेक्ट की, उनको स्टिमुलेट किया, और जो सिग्नल्स थे हाइपोथैलेमस तक वो वहां तक भेजे, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होते हुए गए या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए गए। अब जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स थे, इनका स्टिमुलेशन हुआ, जो इसकी वजह से न्यूरो सेक्रीशन ट्रिगर हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ, या तो ये डायरेक्ट नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन की वजह से हुआ, या एंड्रोक्लाइन ग्रंथियां जो थी उनसे जो हार्मोन्स रिलीज हुए उसकी वजह से हुआ। ये हार्मोन्स चाहे स्टेरॉइड हों चाहे प्रोटीन बेस्ड हों, ये दूसरे ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जो कि जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं। ब्रिटेन और डेविडसन मॉडल के हिसाब से ये जो हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो सेंसर जीन्स होती हैं, ये उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि फिर इंटीग्रेटर जीन की ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इंटीग्रेटर जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये फिर रिसेप्टर जीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर जीन्स को एक्सप्रेशन और उनके कंट्रोल को दिखाते हैं, जो कि एडवांस जो कि प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर नए जीवन शैली वाले जो जीन्स होते हैं उनकी रेगुलेशन में इस तरीके से देखते हैं। जीन एक्टिवेशन जो है वो एक साइंटिस्ट थे जैकब एंड मॉन्डल, उनके मॉडल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेम मॉडल विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर। ये कहते हैं कि जहां प्रोटीन रिप्रेसर या फिर डी रिप्रेसर्स की तरह भी काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए। प्रिलिमिनरी मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इससे पहले काफी, ये बहुत सारे सजेस्ट करते हैं कि होम्योपैथिक ड्रग्स और जो ड्रग्स जो हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम्स के लेवल को ऑल्टर कर सकते हैं, जो कि जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ तक कि ये जो क्रोमोसोमल डैमेज होता है इसको भी रिपेयर करने में मदद करते हैं, जो कि हम जैसे कि हमने देखा कि प्रोफाइलेक्सिस में हम होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, या जैसे कि साइटोजेनेटिक्स और हिमेटोलॉजी पर जो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं उनमें भी ये दिखाया गया है। तीन में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, फोटो रिएक्टिवेशन, एक्सिजन रिपेयर और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रिपेयर, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं, विच इज ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इवॉल्व हुआ है। ये मैकेनिज्म सजेस्ट करते हैं कि होम्योपैथिक ड्रग्स जो होती हैं इनमें जीन कंट्रोल्ड रिपेयर प्रोसेस को ट्रिगर करने की क्षमता है, जो कि एक्स इरेडिकेटेड माउस में हमने देखने को मिली। जीन रेगुलेशन के पाथवे के थ्रू ये हो सकता है, और जिसकी वजह से जीन एम्प्लीफिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चरल चेंजेस, डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन इंटरैक्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, सेल साइकिल ऑल्टरेशन और इवन इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन भी देखा जा सकता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि होम्योपैथिक ड्रग्स जो हैं वो बोन मैरो में माइटोटिक डिवीजन को भी अफेक्ट करती हैं और क्रोमोसोम्स के रिपेयर को सपोर्ट करती हैं। कैंसर सेल मॉडल्स में ये देखा गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को होम्योपैथिक ड्रग्स यूज करके हम कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, और उनके रोल को जीन रेगुलेशन में भी एक इंडिकेशन है कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है जीन रेगुलेशन में भी। और भी होम्योपैथिक ड्रग्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के कारण होने वाले ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स हैं या फिर उनको करेक्ट करने में मदद करती हैं, जैसे कि उनकी जिससे कि उनकी एंटीवायरल एफिकेसी जो है वो प्रूव होती है, और ये सारी चीजें एनिमल मॉडल्स में बहुत एक्सक्लूसिवली दिखाई गई हैं। जीन एक्सप्रेशन पर उनके उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको भी होम्योपैथिक मेडिसिन सपोर्ट करती हैं।
मैंने इनमें कुछ रेफरेंसेस दिए हैं कि ये सारी जो स्टडीज हैं ये कहाँ से मैंने देखी हैं। तो ये बहुत सारे जर्नल्स हैं, पेपर्स हैं और किताबें हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ कंक्लूड भी करना चाहूंगी और मैं सबको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल फोरम ऑफ होम्योपैथी प्रमोटिंग होम्योपैथी को थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा उसको मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। MK साहनी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया यहाँ पे आके प्रेजेंट करने के लिए। मेरा कॉलेज जो कि स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उसको, मेरे गाइड डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, हमारे HOD डॉक्टर स्वरूपानंदा सरकार, हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता, और एक हॉस्पिटल RHL हॉस्पिटल जहाँ पे मैं डी एडिक्शन डिपार्टमेंट और साइकाट्री उसमें साथ में काम करती हूँ। उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे मैं ये प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। आप पीपीटी को हटा सकती हैं आप। जी सर। किन्हीं को कोई सवाल है आपको मैडम से? कोई पूछना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। अभी समय हमारे पास में काफी है, 12 मिनट 12 मिनट का समय है। निमिषा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जी ये सर। क्या एक्चुअल आप ये हाइपोथेटिकल वर्क है या आपका ये काम किया गया इस पर? सर जितनी भी रिसर्चेज हैं ये सारी एक्चुअल रिसर्चेज हैं, सारा डेटा एक्चुअल डेटा है। केवल एक जो मॉडल एंड में जो जीन रिसेप्शन वाला था कि कैसे हम्म। ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे एपिजेनेटिक्स पे होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर सकती है, ये एक हाइपोथेटिकली प्रपोज्ड मॉडल है। क्योंकि बहुत नैनो लेवल पे या फिर बहुत सेलुलर लेवल पे बहुत पर्टिकुलर हमारे पास अभी तक रिसर्च नहीं है। लेकिन इफेक्ट्स बेस्ड अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव में देखें तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं, तो इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल प्रपोज मॉडल है। इसके अलावा बाकी जितनी भी रिसर्चेज हैं ये सारी एक्चुअल हैं सर। सारे ये एनिमल मॉडल्स पे एक्चुअली में काम किया गया है। आपने किया है? नहीं सर, मैंने दूसरों की रिसर्च से डेटा लिया है। अच्छा, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लाई हैं। यस सर, यस सर। Okay. तो आपका इसमें आप लोग का एक्चुअल रोल का क्या रहा इसमें? सर मेरी डिसर्टेशन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और यस। पेशेंट्स में जो डिफेंस मैकेनिज्म जो पेशेंट्स यूज करते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जिनको होता है, उसके डेवलपमेंट में उनके लाइफ स्पेस को एनालिसिस करके उनके डिफेंसेस को पहचानना, उन्होंने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना, और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद उनके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस देखे गए, उनके बिहेवियर के जो चेंजेस देखे गए, मैंने उसको एनालाइज किया है। तो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर हैज ऑल्सो ऑलवेज केप्ट मी इंटरेस्टेड फॉर सम रीजन। तो मेरा हमेशा से सब्सटेंस अब्यूज की तरफ एक जुड़ाव रहा है जो कि मेरे को इंटरेस्ट करता है। तो उसकी वजह से ही फिर चंद्रभान सर की गाइडेंस के अंडर सर ने मेरे को कहा कि हमको ये भी समझना चाहिए कि एक्चुअली में होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती हैं, किधर काम करती हैं शरीर के अंदर जब जाती हैं। तो इसलिए फिर ये रिसर्च का आइडिया आया। एक डॉक्टर मीना पाल का क्वेश्चन जी है, सर। आप चैट बॉक्स में देख सकती हैं। जी सर, मैम ने पूछा है कि कैन होम्योपैथिक क्योर एडिक्शंस। मैम इन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस इट इज अ वेरी क्यूमुलेटिव अप्रोच। हमको मेडिसिन का भी साथ लेना पड़ेगा, हमको थेरेपी का भी साथ लेना पड़ेगा, हमको ग्रुप सेशंस का भी काम लेना पड़ेगा, और जिसकी वजह से बहुत हद तक हम मदद कर सकते हैं एडिक्शन पेशेंट्स को। लेकिन स्टिल रिलैप्स के चांसेस बहुत सारे होते हैं, जिसकी क्योंकि उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। ह्यूमन जो है एक हो गया। सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता, सिर्फ फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता, एक सोशल एनिमल भी है। वो सबसे इंटरेक्ट भी करता है, तो इसकी वजह से रिलैप्स बढ़ जाता है। एडिक्शन अगेन, when we talk about addiction, it is not about what is going in the mind, it is also about what is happening around you which influences a person. नेक्स्ट कौन है? तो
फॉर वंस एडिक्शन का जो मेन चीज होती है कि हम पेशेंट को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसमें दवाइयों का ज्यादा यूज नहीं है। डिटॉक्स अपने आप ही होता है अगर हम सब्सटेंस का इनटेक रोक दें तो। लेकिन हम विड्रॉल सिम्टम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वो फेज जब एक बार क्लियर आउट हो जाता है तो मोटिवेशनल थेरेपीज के साथ साथ, ग्रुप थेरेपीज के साथ साथ, इंडिविजुअल काउंसलिंग के साथ साथ, फैमिली काउंसलिंग के साथ साथ, अलोंग विद होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि इंसान को इंट्रीग करती है, इंसान को मोटिवेट करती है, और उसके जो डिफेंसेस होते हैं उन पे भी एक माइक्रो लेवल पे काम करती है। दे हेल्प देम इन चूजिंग बेटर बिहेवियर्स। तो अगर हम ये एक होलिस्टिक और ये कंबाइंड अप्रोच के साथ काम करते हैं तो हम एडिक्शंस में बहुत हद तक मददगार साबित होती हैं मेडिसिन। लेकिन ये कहना पर्सनल लेवल पे कि एक दवाई देने के बाद या एक राउंड ऑफ ट्रीटमेंट देने के बाद या एक सस्टेन ट्रीटमेंट देने के बाद एडिक्शन क्योर हो जाएगा, I would personally feel this is a wrong statement. It is a very long process. एक और है, एक और सवाल किसी ने किया है, चेरी। Yes, sir. इन्होंने बोला है कि चेरी प्लम बैच मेडिसिन जो होती है इसके साथ अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव आता है। मैं जरूर कोशिश करूंगी और ट्राई करूंगी ये इसके बारे में और पढ़ने का और ये साथ में देखने का, क्योंकि बैच फ्लावर्स रेमेडीज मैंने कभी पर्सनली यूज की नहीं है सर। थैंक यू मैम। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। थोड़े दिन पहले एक पेशेंट था। जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी जी। सानी सर से मैं बात करना चाहूंगा। सर बात कर बोलिए बोलिए आप। हाँ हाँ। एक पेशेंट था जो मतलब कि अभी उसकी शादी हुई थी और बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्शन था उसका, और उसके चक्कर में उसका रिश्ता हो गया खत्म। और फिर बोल रहा है कि मेरे को अल्कोहल छोड़ना था, तो फिर मैंने 2 मदर टिंचर दिए थे मिक्स करके, एंजेलिका और क्यूरेकस। जी। और डॉक्टर शर्मा है NIH में, नेशनल होम्योपैथी में, उन्होंने बताया था कि पेशेंट को ऐसे दे सकते हैं, मतलब वो मदर टिंचर पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मैंने दोनों मदर टिंचर दिए 1 मंथ के अंदर। उस मतलब कि 70% उन्होंने छोड़ दिया, मतलब अल्कोहल। फिर उन्होंने वापस मेरे को मेडिसिन मांगी, मतलब 1-2 महीने की। मैंने 2 महीने का बना के दे दिया उनको। तो लगभग अभी 100% उन्होंने छोड़ दिया अल्कोहल। अरे वाह। बहुत अच्छा मिला था मेरे को वो उसके ऊपर। दोनों दवा का अच्छा मेंशन किया हुआ है। थेराप्यूटिकली वो उसका रोल है, और खास करके मदर टिंचर में ये तो कई एक जगह पर रिपोर्टेड भी है। और आपने अब तो एक्सपेरिमेंटली आपने देखा, अपने लाइफ में इसको देखा। एक चीज मैं ये भी देखता हूँ, इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। जी कॉन्स्टिट्यूशनल, और जैसा कि निमिषा जी ने बताया कि सारे चीज को काउंसलिंग है, सारे ये जब सपोर्टिव जब तक नहीं रहेगा तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। और खास करके ऐसा जो डिजीज जो कि हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनन के हिसाब से साइको ओरिजिन है ये, है ना, मेंटल लेवल पर है। तो मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको काउंसलिंग हैनीमैन ने प्रिस्क्राइब किया है। और काउंसलिंग के साथ, काउंसलिंग के बहुत सारे आजकल स्वरूप हैं, देखने को मिलते हैं। और उसको अडॉप्ट करना, उसको ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और जहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि थेराप्यूटिकली मेडिसिन भी काम करता है, और वो एक अपना लिमिट है, लेकिन कितना वो हद तक जाएगा, कितना दिन तक उसका सस्टेनेंस होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है थेराप्यूटिक्स बेसिस पर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का जो सस्टेनेंस है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ऐसा देखने को देखा गया है। तो दोनों तरीका है, अपनाया जा सकता है, और इसको दोनों चीज़ को मिला करके हम लोग चल सकते हैं। और इसको क्लिनिकल एडेप्टेशंस के लिए ये रोल जो है सो हम लोग को प्ले करना चाहिए, और ये मॉडल अच्छा है। और जहाँ तक कि निमिषा जी का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और खास करके इन्होंने जो अल्कोहल मॉडल लिया, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी कोई मॉडल लेंगे। तो होम्योपैथी में आज बहुत ज़्यादा रिसर्च का जरूरत है। और इस तरह, क्योंकि प्रूव करना हमको साइंटिफिकली जब तक अपने को बताएंगे नहीं, जैसे अभी हम लोग मानते हैं कि जीभ पर दवा देते हैं तो न्यूरॉन को मोटिवेट करता है, फिर वो जाता है, तो ये ऐसा जाता है, ऐसे करता है, ये रूट है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है,
ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि जब हम होम्योपैथिक डाइल्यूशंस को देखते हैं जो कि 6 पोटेंसी से 12 पोटेंसी के बाद में आप देखेंगे तो वो उसमें एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल नहीं होता है तो हम नैनो पार्टिकल्स कैसे बोलेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग ये कहना शुरू किए हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन नैनो पार्टिकल्स है। नैनो पार्टिकल्स कहने का ही मतलब हो जाता है कि उसमें कुछ मेडिसिन का अंश है ना, मेडिसिन का अंश है, लेकिन ये अगर ये मेडिसिन का अंश है तो वह आपको कैसे ये काम करेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि रिसर्च और क्लिनिकल अप्रोच दोनों को साथ साथ ले चलना होम्योपैथी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर होम्योपैथी को हम लोग बचाना चाहते हैं, होम्योपैथी को इसमें फील्ड में है और इसके साथ में हम लोग का जीवन प्रोफेशनल हम लोग का लाइफ हो गया है, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोगों को इसके साथ में काम करते रहना निरंतर। कुछ है, आप क्लिनिक में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लिनिक प्रैक्टिस में भी हर एक केस को कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा कि हर एक केस जो आप देखते हैं वो हमारे आप में एक क्या कहते हैं, एक नया रिसर्च होता है। केस टेकिंग सिंपली हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हम जब तक उसको रिसर्च नहीं करते हैं, एक पेशेंट के लिए दवा नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, और दवा आइडेंटिफाई करने का ही मतलब होता है कि आप उसके साथ में रिसर्च वर्क है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड हर एक प्रैक्टिशनर को डेवलप करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग सबको ये एग्री करेंगे, और इस फोरम के माध्यम से हम लोग का प्रयास भी यही है कि सभी प्रैक्टिशनर के अंदर में रिसर्च मॉडल भी तैयार होता जाए। इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर को हम लोग यहाँ इनवाइट करते हैं, जिससे कि आप लोग मोटिवेट हो और ये रिसर्च करने का एप्टीट्यूड आप में बने। जो भी केस आप क्लिनिक में देखते हैं वह आपका अगर रिसर्च ओरिएंटेड होगा तो उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपका जो कहते हैं आउटपुट है पेशेंट के का वो चेंज होने लगेगा, और आपके सबसे बड़ी बात होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करने के लिए, और कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा जब आप पूरी तरह से आप कॉन्विंस हैं, पूरे तरह से आपको आश्वस्त हैं कि मेरा दवा काम करेगा। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। और निमिषा जी आप फिर से आइए, आपका कोई सेशन और दिया गया है? सर इससे पहले सेम सेशन इंग्लिश में मैंने दिया था। मुझे याद है, मैं ही फिक्स किया जी था। सर। और जी आगे सर। भी कोई सेशन है आपका? सर अभी तक प्लान नहीं है, लेकिन मैं बात बिल्कुल करूं इसके मैं। बारे में सोच रही हूँ कि मैं कुछ और। हाँ जी, कोई अगर प्लानिंग हो तो बता दीजिएगा, या जी मैं सर। कर लूंगा, क्योंकि हम लोग जनवरी का सेशन सब अब बुक कर रहे हैं इंग्लिश में, और जी हिंदी में अप्रैल का सेशन कर रहे हैं। जी तो सर। इसके जी सर। में हम लोग ये सेशन हम लोग का समाप्त होता है, हम लोग फिर अब अंग्रेजी सेशन की ओर मूव करते हैं। और जी सर। इसी में हम लोग के साथ में हैं आपको डॉक्टर धनेश को होस्ट हैं। और तो सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश सर, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ।